हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये डिमांडेड और स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि विद इन 1 और 2 डेज यानी कि 3 अक्टूबर को आप सभी का मैथ का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। तो आपके मिड टर्म एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है इसको और भी बेहतरीन करते हुए आपकी डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ में समझने वाले हैं। जी हां बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका पीवाईक्यू है 2024 और 25 का, ठीक है ना, पिछले सेशन का। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से समझेंगे और यहां पर देख सकते हैं मार्किंग स्कीम भी मैं लेके आया हूं, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम पिछले साल की। तो इसे आपको मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूं। तो नो डाउट बच्चों कि आज की ये वीडियो आपका जो 3 तारीख को पेपर होगा उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि वीडियो को एंड तक देखिएगा बच्चों, अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक बात, आप सभी को लग रहा होगा कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, लेकिन ये वीडियो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के लिए ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाएगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, पेपर का पैटर्न सेम वैसा ही जैसा आपका इस साल का आने वाला है, 3 घंटे का और 80 नंबर का होगा। पेपर में 38 प्रश्न होंगे और 5 खंड में पेपर होगा। खंड का जो है इसमें आपके टोटल 20 MCQ होंगे और खंड खा के अंदर आपके 2-2 नंबर के 21 से 25 ये क्वेश्चन होंगे, 5 2 नंबर के। और खंड का के अंदर 3-3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होंगे। चौथे खंड के अंदर 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन और 5वें खंड में आपके 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं पाई का मान आपका ये रहने वाला है, कैलकुलेटर का उपयोग वर्जित है, ये सब चीजें हैं। और इंग्लिश मीडियम में सेम इस तरीके से आपका रहेगा। अब देखो बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि इस पेपर का ना जो मुझे PDF मिला है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी वीडियो को 1080 जो क्वालिटी है इस पर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से सब दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो काफी लाइट है, काफी अच्छा दिख रहा है। और इसके मार्किंग स्कीम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, तो चलो बच्चों एक एक करके अब हम सॉल्व करते हैं अपने हर एक क्वेश्चन को और देखते हैं किसका क्या आंसर रहेगा। ओके, तो चलो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं खंड नंबर का से। ठीक है, इंग्लिश में सेक्शन AB से कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 125 जिसकी घात है -1/3, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, हमें इसका मान निकालना है। हमें दिया क्या गया है, दिया गया है बच्चों 125 और इसकी घात -1/3, ये दिया हुआ है। तो बच्चों आप सभी को पता है ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें देखना है कि किसकी क्यूब है। तो ये क्यूब है बच्चों 5 की। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5 की क्यूब। अब क्योंकि ये घात दे रखा है तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, है ना, कि -1/3। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्यूब से इसको हटा देंगे, बचेगा केवल हमारा 5 और ये माइनस का 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1/5 हमारा निकल आएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 1/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो पहला वाला है ना, इसका C वाला आंसर पहले क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते बच्चों, आपकी मार्किंग स्कीम ये रही। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1/5। कितना, 1/5। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया, आंसर आपका ये वाला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन समझो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु -11 और 0 किस पर स्थित है। तो बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखो कि देखो यहाँ पे ना थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। ये हमारा ना एक वो है ग्राफ है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारा ग्राफ है जिसपे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो जब किसी x की वैल्यू, या फिर यूं कहें कि जब किसी y की वैल्यू 0 है तो याद रखना वो हमेशा x एक्सिस पे रहेगा, और जब किसी x की वैल्यू 0 है तो याद रखिए वो हमेशा y एक्सिस पर रहेगा। तो हमारी जो क्वेश्चन है अभी हमारा, इसमें हमें y की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब है ये किस पर होगा, x एक्सिस पर स्थित होगा। और कहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस वाली जगह पे होगा। ठीक है, इस वाली जगह पे हमारा ये निकल के आएगा माइनस का 11 और y का 0। ओके, आ गया समझ में। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में पॉइंट -11 एंड 0 लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है,
इंग्लिश में इसका आंसर की देखेंगे तो ये रहा ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा। अब है तीसरा क्वेश्चन, तीन संरेखीय बिंदुओं से डैश रेखा या रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि तीन संरेखीय बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, दो रेखाएं, तीन रेखाएं या फिर अनियमित यानी कि अनगिनत। तो तीन संरेखीय बिंदु हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, कितनी बच्चों, देखो यहां पे इंग्लिश में क्या है, लाइन, और लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री कॉलोनियल पॉइंट्स दैट इज ओनली वन। ओके, मार्किंग स्कीम देखेंगे तो ये है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन फोर्थ कहता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एग्जांपल के लिए ये हमारा त्रिभुज है जिसमें ए है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे बी दिया हुआ है हमें 11 सेंटीमीटर, और हमें सी फाइंड करना है जब इसका सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप 19 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालने के लिए हमें भुजा गुना भुजा जो हमारा इसका मान है, जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो आंसर जो है ना वो हमारा 12 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, कितना निकलेगा आंसर, 12 सेंटीमीटर। तो जो सी भुजा निकलेगी वो हमारी 12 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, भुजा निकालने का जो माप है उस हिसाब से। इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड सेमी पैरामीटर 19। यहाँ पे थर्ड साइड जो होगी वो हमारी कितनी होगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपको ये देखो ये रहा है ना, 12 सेंटीमीटर है ना, वेरी गुड। चलो अब आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ। इनमें से कौन सा एक आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो बच्चों 0.375 ये भी खत्म होने वाला है, 0.125 ये भी खत्म होने वाला है, और 0.2347689 इस तरीके से दे रखा है, ये भी एक आवर्ती नहीं है, आवर्ती है सिर्फ और सिर्फ 0.666। ठीक है, और ये आता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, आया समझ में। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल, तो ये है आपका 0.666। ठीक है, और ये हमेशा आता ही रहेगा, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से y अक्ष के समानांतर एक रेखा का समीकरण है। इसमें से बच्चों में क्या बताना है कि y अक्ष के समांतर इसमें रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बच्चों जब y अक्ष के समांतर रेखा की बात हो रही है समीकरण की, तो वह x इक्वल टू 7 होगा। कितना, x इक्वल टू 7। इंग्लिश में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर लाइन पैरेलल ऑन y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 7। इंग्लिश में देखेंगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन 6 का आंसर है बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 में क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान से देखो। त्रिभुज PQR में PO बराबर है QR और कोण PQR है 50, तो कोण PRQ कितना होगा। तो हमें तीनों कोण निकालने पड़ेंगे, और तीनों कोण जब निकालेंगे तो हमारा कोण PRQ जो है ये 65 डिग्री निकलेगा। कितना, 65 डिग्री। इंग्लिश में देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे PRQ ये हमारा 65 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 65। ओके, तो चलो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि y अक्ष से बिंदु -2 एंड -7 इसकी लांबिक दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है जिसमें ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट को सेंट्रीफाइड करो, -2 एंड -7। ठीक है, -2 और माइनस का 7, तो -2 कहाँ पर आएगा, x का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा इस वाली लाइन पे 1 2 यहाँ पे रहेगा, और y का -7 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, तो ये रहेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रहेगा। अब ये चाहे कितनी भी दूर चला जाए y से, ठीक है, y से कितनी भी दूर चला जाए, जितना इसका x से दूरी होगी वो उतनी रहेगी, चाहे वो y 3 पे रहे, y 10 पे रहे, 20 पे रहे, जितनी x से दूरी है वही उतनी रहेगी। तो कितनी बच्चों, माइनस माइनस में है, यानी कि यहाँ पर 2 इकाई है। कितनी बच्चों, 2 इकाई दूरी है इसकी। ओके, इंग्लिश में देखेंगे इसी का क्वेश्चन का आंसर, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट -2 -7 ऑन y एक्सिस इज 2 यूनिट्स। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो ये रहा, देखो बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है
कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, तो इसका हल क्या होगा। यानी कि हमें ना ये इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, तो आंसर निकलेगा बच्चों 0 और 2। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए अपनी कॉपी में तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर है वो 0 2 निकलेगा। ठीक है, आपको मैं मार्क स्कीम दिखा देता हूं। ये रहा बच्चों आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें कहा गया है 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b की क्यूब और उसके बाद में 7a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, इसका मान क्या होगा। अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यू क्या हमें दे रखी है बच्चों, 2a स्क्वायर b की क्यूब इंटू 7a की क्यूब एंड b की क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो 7 एंड 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, अब जो घात है ये और ये, इसका प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 a की पावर 5 एंड b की पावर 6 हो जाएगी। पावर जो है ना वो प्लस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, a की पावर प्लस हो गई, b की पावर प्लस हो गई इस तरीके से, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ये और ये प्लस हो गए, ये और ये प्लस हो गए, तो हमारा ये आंसर निकल आएगा, सिंपल सा, है ना। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये रहा आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी ध्यान से देखना बच्चों। इसमें कहा गया है एक ठोस की डैश विमाएं होती हैं, तो एक जो ठोस होता है इसकी विमाएं कितनी हो सकती हैं, ओनली 3। कितनी होती है बच्चों, 3 होती हैं। ओके, अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस, कितने 3 डायमेंशंस होते हैं इसके, देखेंगे। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 11th वाले का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16√3, तो इसका जो त्रिभुज का परिमाप है वो कितना निकलेगा। तो परिमाप जो इसका निकलेगा बच्चों दैट इज 24 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फॉर्मूला पुट करना है अपना और आंसर निकल आएगा कि एरिया ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्राइंगल इज 16√3 स्क्वायर। तो यहाँ पे पैरामीटर कितना निकला ट्राइंगल का 24 सेंटीमीटर। आंसर देखें, वेट अ मिनट, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखो आंसर ये रहा 24 मीटर निकलेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 13 और इधर भी एक ही बार में ले आते हैं। देखो 13 क्या कहता है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 5, इसके कितने हल होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे ये x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे रखा है, इसके हल कितने निकल सकते हैं, इसके अनंत हल निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएंगे तो हमारा आंसर निकलता जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको डीओई वाला जो सैंपल पेपर है 25-26 का, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था कि जैसे एक रैखिक समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस में 1, है ना। तो यहाँ पे इसके कितने हल निकलेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसके अनंत रूप से कई हल निकलेंगे। कैसे, पहले देखो कितना दिया हुआ है 3x माइनस वाई और x माइनस 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू को एक साइड लेके आ जाएंगे, है ना। 3x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस में 1 0, तो यहाँ पे x से x निकल जाएगा, कितना बचा 2x माइनस वाई प्लस 1 0। अब क्या है कि x और y के बीच ये एक रैखिक संबंध को दर्शाता है और यहाँ पर x y इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसके अनेक हल निकल सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके भी अनेक हल निकल के आएंगे, अनंत हल होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इसका जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ मार्किंग स्कीम में, ये देखो बच्चों इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14th, परिमेय संख्या 7/9 इसका समतुल्य है। तो बच्चों 7/9 ये किसका समतुल्य यहाँ पे देखा जाता है। ओके, तो हम इसे किसके समतुल्य यहाँ पे देख सकते हैं, तो समतुल्य बच्चों अगर देखें ध्यान से वो हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, है ना, और 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हमारा 21 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और ऐसा आपको दिख रहा है जो सेम मल्टीप्लाई करने पे आ जाए उसका आंसर, नहीं आएगा ना, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा आपको। दैट्स वाई किसके समतुल्य है ये हमारा
21/27। ये मैंने ना एक शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको कि ऐसा क्वेश्चन है ना तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आसानी से आप समझ जाओगे, है ना। तो रैशनल नंबर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा इस इक्विवेलेंट के है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो 21/7 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हमारे 15 में पूछा गया है एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 4 - 4 के प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु हैं, एक्स बराबर वाई और वाई बराबर -4। तो ये किसके प्रतिबिंब होंगे बच्चों, किस निर्देशांक के प्रतिबिंब होंगे। अब प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा हो जाता है ना, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम उसे दूसरी साइड से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा x तो वही रहेगा लेकिन y चेंज हो जाएगा। ठीक है, x तो वही रहेगा लेकिन y चेंज हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, x भी प्लस का होगा और y भी हमारा प्लस का होगा, है ना। इसी तरीके से इंग्लिश में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 4 - 4 अलोंग x एक्सिस दैट इज प्लस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है यूक्लिड के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। तो ये क्या है, यानी कि जब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे अविधारणा इंग्लिश में देखेंगे एक बार। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट। ठीक है, सी कहलाता है बच्चों, है ना। दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। इसमें पूछा गया है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है और इसका परिमाप है हमारा 30 मीटर। तो इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। ठीक है बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन आपको हमने डीओई वाला जो सैंपल पेपर है इसके अंदर करवाया हुआ था। ठीक है, दिखा भी देता हूं अभी। अच्छा एक सेकेंड, दरअसल डीओई वाला जो सैंपल पेपर था ना उसमें आपको यह करवाया था कि त्रिभुज के कोण निकालना कैसे सीखना है आपको। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे 2:3:4 में ये त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं, है ना, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन था दरअसल। अगर आप इसको समझना चाहो तो यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पे मैं 2x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, तो हम इसे त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो 9x = 180 और x की पावर हमारी 20 आ जाएगी। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 40 हो जाएगा। x की वैल्यू 20 निकली ना हमारी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, उसके बाद 4 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, है ना। तो ये तो कोण ज्ञात करने वाला था। यहाँ पे अगर हम परिमाप ज्ञात करने की बात करें तो इसका जो आंसर है वो डी निकलेगा हमारा 140 मीटर। ठीक है, कितना निकलेगा 140 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखा देता हूं, और हाँ देखो ये रहा 140 मीटर निकलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि इन दी गिवन फिगर AD इज अ मीडियन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण BAD। तो AD जो है इसका मीडियन है, ठीक है, डिवाइड करता है 2 पार्ट में, माध्य है इसका। यहाँ पे BAD ये जो है हमारा, ठीक है, BAD इसका हमें जो है ना वैल्यू फाइंड करना है कितना होगा। तो बच्चों दी गई आकृति में AD एक माध्यिका है, BAD का मान आपको यहाँ पे बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसका मान कितना निकलेगा बच्चों, एक बार देख लेते हैं, चेक करते हैं। 40, ठीक है, कितना निकलेगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मान निकलेगा BAD का, ये निकलेगा आपका 40 डिग्री। ओके, चलो इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखना चाहें तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों अपने असर्शन, रीजन यानी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का अभिकथन क्या कहता है, एक बिंदु 2 और 5 का भुज 5 होगा। गलत है, क्योंकि जब बिंदु 2 और 5 है तो उसका भुज 5 नहीं होगा। कारण y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उसका भुज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी क्या है उसे हम भुज कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये 2 5 का 5 भुज होगा, ये गलत है। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पर हमारा अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सही है। तो 19th के लिए हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब बी क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन 20 क्या कहता है, अभिकथन है समकोण त्रिभुज जिसका आधार 35 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है हुआ। ठीक है, कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सामान्य सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जी हाँ, ये सारी बातें सही हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट 25 इज 5, दैट इज रॉन्ग। एंड रीजन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड अ एब्सिसा, दैट इज राइट। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारा जो है ये डी हो जाएगा और 20th के लिए हमारा ये हमारा ए हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है ना, 20th के लिए हमारा जो है ना ए वाला आंसर निकलेगा। ओके बच्चों, तो पिछले 17 से 20 मिनट के अंदर हमने अपना जो सेक्शन ए था ये पूरा कर लिया है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं खंड नंबर खा को। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में देखेंगे तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर बी। अब आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके समझने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखते चलिए। ओके, तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे अपने खंड खा को। ठीक है, इंग्लिश में जिसे हम सेक्शन बी भी कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन 21 क्या कहता है, इफ द पॉइंट m-2 एंड 2m+1 लाइज ऑन इक्वेशन 2x + 3y - 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सिंपल से क्या करना है बच्चों, हमें दो बिंदु दिए गए हैं, ये दिया हुआ है m-2 और 2m+1 और समीकरण है 2x + 3y - 7 = 0। तो m की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आ जाओ फाइंड करते हैं अच्छे तरीके से। देखो, सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा समीकरण दे रखा है हमको, अभी हमें समीकरण ये दे रखा था ना, 2x + 3y - 7 है ना। तो पहले हम ये लिखेंगे 2x - 3y नहीं +3y - 7 = 0। अब क्योंकि m हमें दो वैल्यू दी गई हैं, एक है m हमारी = -2, ठीक है, ये रही हमारी एक m की वैल्यू, ये रही हमारी दूसरे m की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये जो m की वैल्यूज हैं इसको यहाँ पे पुट कर देंगे x और y की जगह। तो 2m - 2 ब्रैकेट में, फिर प्लस में 3 जो कि हमारा ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2m + 1 - 7 0। अब यहाँ पे इसके से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2m - 4, फिर इसके से मल्टीप्लाई, इसके इससे, तो 6m + में 3, ठीक है, और -7। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमने क्या किया कि m की वैल्यू एक साइड रख दी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8m + का 3 और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये और ये प्लस माइनस होके क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो 8m माइनस का कितना बचा, माइनस का बचेगा हमारा 8। ओके, अब हम m को एक साइड ले आएंगे। ठीक है, m को एक साइड ले आएंगे तो 8 जो है ना वो अपॉन में चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा ओनली 1। तो हमारी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ m की एक निकलेगी। ठीक है, कितनी वैल्यू, m = ओनली 1। कितनी निकलेगी बच्चों, केवल एक वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन है ये वाला हमारा 22 का, इसमें दिया गया है कि 2/3 और 4/3 इसके बीच दो अपरिमेय संख्या निकालो। बच्चों अपरिमेय संख्या निकालना, ठीक है, परिमेय संख्या निकालना सब आपको सिखाया हुआ है मैंने DOE वाले सैंपल पेपर में। ठीक है, तो आपको 2 इरेशनल नंबर्स निकालने, 2/3 4/3 के। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था DOE वाले सैंपल पेपर में कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या याद रखना है कि हमें P/Q इस तरीके का रखना है कि एक Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में कौन सी निकल सकती है परिमेय संख्या, 2.5 निकल जाएगी, है ना। जैसे 5/2 लिखेंगे अगर, तो ये निकल आएगी, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये 2 और 3 के बीच की हो गई। अपरिमेय संख्या निकालनी है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 प्लस में √2 जो कि 2.4 निकलेगा, ये 2-3 के बीच में आता है ना। इस तरीके से पॉइंट में निकलेगा आपका। तो अपरिमेय संख्या जो है ना आपकी इसके बीच में ऐसे निकलेगी। तो आप इसको सॉल्व करना, जैसे भी आप इसमें अपना फॉर्मेट लगाओगे उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ना सरल करना है। क्या सरल करना है कि 3 + √5 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 3 - √5 ब्रैकेट क्लोज, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो कैसे करोगे बच्चों सिंप्लीफाई, देखो सिंपल सा, ये दरअसल कौन सा फॉर्मूला है हमारा, a + b a - b = a² - b², है ना।
तो a प्लस बी हमारा ये है और a माइनस बी का हमारा ये है। तो यहाँ पर ये और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 9 और रूट फाइव की मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस से तो रूट हट जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये माइनस हो गया तो ये बचा हमारा ओनली 4। तो यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे तो कितना लिख सकते हैं ओनली 4। ठीक है, बस हो गया आंसर आपका, है ना। चलो इंग्लिश में देख लेंगे, सिंप्लीफाई कर ही दिया है वैसे तो। अब आता है हमारा, अरे रुक जा भाई, हाँ अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया गया देखो, दी गई आकृति में ए एम इक्वल है एन सी के। ठीक है, तो ये है हमारा ए एम और ये इक्वल है एन सी के। ए बी का मध्य बिंदु एम है और बी सी का मध्य बिंदु एन है। तो अब हमारा जो ये ए बी का मध्य बिंदु है ये एम है और इसका मध्य बिंदु एन है। तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर बी सी है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर में बी सी है। तो बच्चों इसके लिए तो आपने परिमेय वगैरह अगर कर रखी होगी तो आप इसमें जैसे भी करेंगे आपको नंबर मिलेगा। अब देखो हमें दिया क्या है, एक सेकेंड, देखो ए बी बराबर बी सी है ये सिद्ध करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर में दे क्या क्या रखा है। तो देखो ए बी बराबर में एन सी है हमारा, ठीक है, ए एम जो है ना हमारा, ए एम बराबर में एन सी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए एम बराबर एन सी। अब ए बी बराबर में 2 ए एम होगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ए बी बराबर में कितना होगा 2 ए एम हो जाएगा क्योंकि इसमें एम मिड पॉइंट है। ऐसे ही बी सी बराबर में 2 एन सी हो जाएगा क्योंकि एन सी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 ए एम इक्वल टू 2 एन सी, थिंग्स which are double of same things are equal to one another, that's why यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर होगा बी सी के। अगर वैल्यू थोड़ी अलग होती तब इसे ऑल सॉल्व किया जाता, इसीलिए हमारा ए बी बराबर में बी सी ऐसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो आंसर आपने ऐसे लिखना है। आई होप आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में देखेंगे, इन दी गिवन फिगर ए एम इक्वल टू एन सी के है, ठीक है ना, ये वाला, और एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, एन है इसका। तो प्रूव करना है ए बी बराबर है ए बी बराबर है बी सी के। कैसे आप प्रूव करेंगे, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछा गया है, किसी बिंदु P की कोटि और भुज क्रमश -5 और 7 है, इसके निर्देशांक लिखिए। बिंदु P और x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों किसी बिंदु की कोटि और भुज -7 है और -5 है और 7 है, तो इसके निर्देशांक निकालो। ठीक है ना। अ पॉइंट P हैज ऑर्डिनेट एंड एब्सिस as -5, 7 respectively. Right coordinates, find distance from point P from x axis. तो बच्चों इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे जो हमें सबसे पहले दिया हुआ है इसके निर्देशांक लिखिए। तो निर्देशांक जो दे रखे हैं उसके उलट होंगे, 7 माइनस का 5। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा 5 यूनिट्स निकल आएगा। ठीक है, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि दिए गए चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज है ABCD, इसमें AB बराबर है AD के। ठीक है, मान लिया AB बराबर है हमारा AD के। AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो AC जो है वो इस कोण जो हमारा ये A है इसको दोनों तरफ समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD समानांतर हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में कि इन दी फिगर गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AB बराबर है AD के, AC बाइसेक्ट करता है A को। ठीक है, सो दैट यहाँ पे AC जो है वो ACD के बराबर है, ACB। आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो ACB एंड ACD, तो हमें AB बराबर AD दे रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कोण BAC बराबर में कोण CAD होगा, है ना। अब AC और AC दोनों तरफ कॉमन है, चाहे AB की बात करें चाहे AD की बात करें, दोनों तरफ कॉमन है, इसीलिए AC समानांतर है ACD के बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, SAS फॉर्मूला के द्वारा ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलो अब इसे ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में BP और BQ, ठीक है, ये देखो ये है हमारा यहाँ पे B और P, ठीक है, और ये है हमारा B और Q। इधर देख लो इंग्लिश में यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा ढंग से दिख जाए। देखो ये है हमारा BP और ये हमारा BQ। ठीक है, A भुजाओं पर B से डाले गए बराबर लंब हैं। ठीक है, A भुजाओं पर
बी से डाले गए लंब बराबर है, ये ए भुजा है। अब यहाँ पे ये जो लंब डाला गया है ये बराबर है जो बी वाला पॉइंट है, ठीक है। आगे तो यहाँ पे समझाओ त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एक्यूबी ये समानांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये और ये बताना है कि समांतर हैं, बराबर हैं। तो कैसे है ये बताना है। तो इन दी गिवन फिगर बीपी एंड बीक्यू आर इक्वल परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स एंगल ए शो द दैट इज 1। तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, आ जाओ देखो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखो। त्रिभुज बीपी ए एंड बी ए क्यू है ना, गिवन क्या है, बीपी बराबर में है बी क्यू के, ठीक है। देखो बीपी बराबर है बी क्यू के जो कि हमें गिवन है, और कोण बीपीए और कोण बी ए क्यू ये कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ए बी और ए बी ये कॉमन होगा, ए बी और ए बी कॉमन है ये, है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी होगा बाय आर एच एस प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेस प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। ओके बच्चों, चलो अब देखेंगे अगले सेक्शन को जो कि है हमारा सेक्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि खंड नंबर का। और ये देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ से शुरू होगा। अब बच्चों इसका ना जो क्वेश्चन नंबर 26 है कि संख्या रेखा पर रूट 4.3 को निरूपित कीजिए, तो आपको एक संख्या रेखा खींच लेनी है और उस पर से निरूपित कर देना है, ठीक है। आपको मैं अथवा वाला क्वेश्चन समझाता हूं, मान निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, है ना। तो मान निकालने वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 7 ब्रैकेट में 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 ब्रैकेट में स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट लगा के 1/3। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। हम पहले इसको ना छोटा छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा करते जाएंगे। ओके, तो क्या दिया हुआ था पहले हम वो लिखेंगे। हमें दिया हुआ था ये इस तरीके से, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे 27 1/3 प्लस में 64 था और इसकी पावर थी 1/3, ठीक है, इस तरीके से। और ये था हमारा स्क्वायर के अंदर, फिर ये पूरा ब्रैकेट बंद और ये फिर 1/3। अब देखो हमने क्या किया, हमें पता है 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमने लिख दिया 7 बाहर, 3 की क्यूब और इंटू इस तरीके से। 64 किसका क्यूब है बच्चों, 4 का, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्यूब से क्यूब की पावर कट जाएगी, क्यूब से क्यूब की पावर कट गई, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारा, ये वैल्यू बची है और ये बाहर की बची है, स्क्वायर बच गया। तो लिख दिया हमने 7 प्लस में 7 ब्रैकेट में 3 + 4 स्क्वायर और बाहर 1/3। अब इसको भी प्लस कर देंगे हम, तो कितना होगा 7 ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर बाहर 1/3। अब क्योंकि 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी क्यूब है। अब ये क्यूब कैसे बनी, तो देखो जब 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 होगा, है ना, और फिर इसका स्क्वायर होगा, तो इसीलिए ये 7 की क्यूब हो गया, है ना। तो 7 की क्यूब से ये इससे कट जाएगा, केवल बचेगा हमारा 7। तो हम इसे सॉल्व जब करेंगे, बिल्कुल इवेल्युएट करेंगे, तो आंसर हमारा ओनली 7 निकल के आएगा, ठीक है, कितना, ओनली 7। ओके बच्चों, अब हमारा एक क्वेश्चन है कि फाइंड एनी थ्री सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x - y = 7, ठीक है, यानी कि समीकरण 2x - y = 7 है, इसके कोई 3 हल निकालिए। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने डीओई वाला जो सैंपल पेपर है इसके अंदर भी करवाया हुआ है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूं। अच्छा देखो, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सरल करने के लिए इस तरीके से, तो देख लेना इसको अगर आप चाहो तो, है ना। जो हमारा क्वेश्चन था उसको एक बार देख लेते हैं हम। देखो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में दे रखा है वही सेम क्वेश्चन डीओई ने सैंपल पेपर में दिया हुआ है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये एक रैखिक समीकरण है जो हमें दे रखा है ना यहाँ पे 2y - x = 7। ये क्या है, ये एक तरीके का रैखिक समीकरण है। बस मैंने यहाँ पे 2x कर दिया और प्लस y कर दिया। आप जब सॉल्व करोगे ना तो 2y - x = 7 लिखना। यहाँ पे मैं आपको इस हिसाब से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अनंत हल हैं, ठीक है। 5 उदाहरण चुनेंगे जो कि हम यहाँ पे x और हर एक के लिए y बराबर हमारा 7/7 - 2x होगा, ठीक है। तो जब हमने देखो हमें क्या रखना है, y बराबर हमारा 7 - 2x होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की है तो यहाँ पे 0 से 2 की मल्टीप्लाई होगी, 0 आएगा और ये 7 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 और 7। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की है
तो 2x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 यानी कि 7 माइनस में 2 हो जाएगा, तो 1 एंड 5 हो गया। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 हो गया, तो 7 माइनस में 4 यानी कि 3 हो गया, है ना। ऐसे करके ये निकल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसे सरल बनाना है, फिर इसके हल निकालने हैं, ठीक है। आंसर की के अंदर इसके कोई हल नहीं दे रखे हैं, क्योंकि आप जैसे भी इसके जो भी मान निकालोगे ना, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 28। सर 28 आ गया है? हाँ 28 आ गया है। देखो बच्चों ध्यान से, 28 में कहा गया है आपको a का मान ज्ञात करना है। कौन से वाले a का मान ज्ञात करना है? इस वाले का, 6 अपॉन में 2 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, जो कि इक्वल है 6 अपॉन में 11 अंडर रूट 7 प्लस में रूट अंडर रूट 7 के बाद में प्लस a रूट का 6, ठीक है। तो अब हमें इसमें से a की जो वैल्यू है ये फाइंड करनी है, तो आ जाओ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, है ना। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे जाएगा, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, है ना। इसको हमने एक साथ लिख दिया इनटू करके। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, है ना, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, तो क्या बच गया 2 रूट 7 स्क्वायर, और ये इस तरीके से। तो अब हम इसको देखें तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, देखो इस तरीके से होगा, जैसे ये रूट 2 है, ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर है ना। जब ये सॉल्व होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 7 यानी कि 28 हो गया। इसी तरीके से 6 है ना, 6 क्योंकि रूट में है तो इसका केवल रूट ही कटेगा, तो केवल हमारा ये 6 बचेगा। अब ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से लिख दिया, ये हमारा आ गया 22। अब क्योंकि 6 अपॉन में हमारा 11 अंडर रूट 7 हो गया, प्लस में 3 अपॉन में 11 अंडर रूट 6, और यहाँ पे हमारा 6 अपॉन में 11 अंडर रूट 7 a बराबर a इक्वल टू 6 निकलेगा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ पे a बराबर जो है ये हमारा 3 अपॉन में 11 निकलेगा। कितना निकलेगा? 3 अपॉन में 11, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से रहेगा आपका। तो बस आंसर निकल गया हमारा इस तरीके से। तो a की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों? a की वैल्यू निकली है हमारी 3 अपॉन में 11। ओके चलो, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 29। आकृति को देखकर निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए या लिखिए। a के निर्देशांक, d का भुज, -2 -1 द्वारा पहचाना गया बिंदु। थोड़ा सा ना इसको इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे कहा गया कि हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a जो दे रखा है ये वाला, इस वाले पार्ट पे, ये वाला जो यहाँ पे, तो a के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? a के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं? तो x किस पर है और y कहाँ पर है, ये हमें ये फाइंड करना होगा पहले, ठीक है। तो आओ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है पहले वाले का a बराबर है 3 - 1, ठीक है, क्योंकि ये x जो है ना हमारा ये प्लस वाले पर है, ठीक है 3, और y की वैल्यू है हमारी -1। तो ये कितना होगा? x बराबर 3 है, y बराबर है -1। उसके बाद एब्सिस ऑफ d, जो हमें d दे रखा है यहाँ पर, इसका भुज क्या होगा? ठीक है, इसका भुज क्या होगा बच्चों? इसका भुज होगा -3, ठीक है, -3 यहाँ पे इसका भुज होगा, ये रहा देखो, है ना, कितना होगा? -3। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -2 -1, तो -2 और -1, -2 x -1 यानी कि y, दैट मीन्स ये b वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? b वाला है। ओके बच्चों, इस तरीके से रहेगा आपका। और यहीं पे अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। फिर अभी एक नहीं, अभी तो 2 बचे हुए हैं। हाँ अभी 2 बचे हुए हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अब जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं इसको आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन के साथ में। आज के इस सेशन के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। एक बार आप सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको, जिस तरीके से समझाए हैं, क्या आपके एग्जाम में, आपकी प्रिपरेशन में इससे हेल्प हुई है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना। बाकी आप सभी के लिए बहुत जल्दी हम लोग इसी PYQ का, ठीक है, पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे बहुत जल्दी। या तो आपके लिए मैं लाइव आ जाऊंगा या तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको जरूर से देख लेना, ठीक है बच्चों। तो चलो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, और आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक
हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहने के लिए। ठीक है, शेयर तो जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी और बढ़िया कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, वीडियो का वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।